जय हिंद, गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई बहन जो भी हैं, आप सभी के लिए एक छोटा सा मूल मंत्र ना, इसको याद करके इसे एकदम लिख करके सामने जहां पर आप रहते हैं पढ़ते हैं वहां पर लिख लीजिएगा, सामने लगा लीजिएगा। इस पे आपको अमल करना है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। जो आप लोगों को क्या करना है, एक चीज दिमाग में रख लेना है, कभी ना कभी भागे हैं और ना कभी रुके हैं, बस हमेशा चलते रहे हैं। यही एक विद्यार्थी के सफलता का मूल मंत्र है। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं कि जब एग्जाम आता है मेरे भाई ना, तब बहुत सारा मेहनत रात भर बिना जग के पढ़ेंगे। एक चीज बताइए भाई, शरीर भी कोई मशीन नहीं है, मशीन भी ज्यादा टाइम तक अगर वर्क करवाते हो ना तो फूक जाती है। तो शरीर मेरा कोई मशीन नहीं, अगर मशीन की तरीके से अगर आप उससे काम लोगे ना तो ये भी फूक जाएगी, आप बीमार हो जाओगे भाई, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको सफलता से आप दूर हो जाओगे। इसलिए मेरे भाई, आपको कार्यत नियंत्रित रहना है, एकदम कंटिन्यू रहना है। आप हमेशा पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे, मतलब आप दिन में 4-5 घंटे दीजिएगा, 2 घंटे दीजिएगा, लेकिन कंटिन्यू प्रत्येक दिन आपको देना है। ऐसा नहीं है आपने एक दिन दिया और दूसरे दिन आप घूम टहल रहे हो, आप अय्यासी कर रहे हो। नहीं, जब एग्जाम आएगा, अभी तो एग्जाम होना ही नहीं, अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी तो आचार संहिता लगी है, अभी तो एग्जाम होना ही नहीं। कुछ नहीं मेरे भाई, अगर आपको सफल होना है तो रुकना नहीं है, आपको बस चलते रहना है। आपको इससे नहीं मतलब है कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, आपको मतलब है एग्जाम तो होगा। जब एग्जाम होगा तब हम अपना फुल्ली पावर से प्रदर्शन दिखाएंगे और धड़ाक से नौकरी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इस पे तो चर्चा हो चुकी। हम लोग पिछली क्लास में संसद के बारे में पढ़े थे, उसके बाद हम आर्टिकल 100 तक पढ़े थे। 100 के बाद कुछ आपको मैंने बता दिया था, 107, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 17, 123 के बारे में। अब कुछ जो बचा हुआ पार्ट था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हर एक चीज को बहुत ही विधिवत तरीके से जानेंगे और क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है मेरे भाई। चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स है ना, जितना आपको इस फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाएगा ना मेरा भाई, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। आपके वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस तक मेरे भाई प्री में देखने वाला नहीं होगा। ठीक है, प्री में देखने वाला नहीं होगा। तो आप सभी को मैं आर्टिकल पर, क्योंकि अब हमें क्लास को रफ्तार देना है मेरे भाई, क्या देना है, रफ्तार देना है। अब क्लास के साथ में क्वेश्चन भी करना है। ये क्लास तो आपको 8 बजे से मिल रही है, आपको लाइव जुड़ना ना भूलें। दोपहर में भाई मेरे, अगर क्लास 1:30 बजे से होती तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर क्लास 2 बजे से होती तो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन दोपहर में क्या होगा, क्वेश्चन सेशन होगा, धुआंधार वाले क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको आम तौर पर आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखें, आपको आम तौर पर ये यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल 100 के बारे में, 99, 98, 93। ये बताइए ना, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, उसको कहां पर उसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 93 में की गई है। ठीक है, अब आर्टिकल हम लोग 100 से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों को कहां तक पढ़ना है, कैग तक पढ़ना है, आज ही पढ़ना है, क्योंकि समय को वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने समय को सदुपयोगिता से करना है। 100 नंबर इसमें है गढ़ पूर्ति। अच्छा, गढ़ पूर्ति का मतलब क्या होता है मेरे भाई, गढ़ पूर्ति का मतलब होता है, जैसे आपको इंटर के बाद में अगर किसी भी ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको जाना है, एक सिंपल सी भाषा में मैं बता रहा हूं, आपको ग्रेजुएशन के में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको इंटर क्वालिफाई होना जरूरी होगा। ऐसा तो नहीं आप 8th पास करके चले जाओगे ना। तो एक गढ़ है, ऐसे ही ना, अब संसद की बात हो रही है, संसद में अगर कोई भी कार्रवाई चालू करना है तो कम से कम आप उस कार्रवाई पर 1/10 सदस्य होना, मतलब वहां पर कार्रवाई चालू करने के लिए 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। अगर इतने सदस्य नहीं होंगे तो वह कार्रवाई नहीं चालू हो सकती है।
ठीक है, ये चीज मतलब अगर कोई कार्रवाई चालू करना है तो मिनिमम कितने सदस्य होना आवश्यक है, जरूरी है, तो मेरे भाई 1/10 सदस्य। मतलब अगर संसद में या लोकसभा में 100 मेंबर हैं तो 100 में से जब कम से कम 10 मेंबर होंगे ना आपके पक्ष में उस कार्रवाई को चालू करने के लिए, तभी वो कार्रवाई चालू हो सकती है, वरना वह कार्रवाई चालू नहीं हो सकती है। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखें। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया 10 सदस्य, अध्यक्ष को उसमें जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? कार्रवाई तो वही चालू करेगा ना, कोई प्रस्ताव जाएगा तो अध्यक्ष के पास ही जाएगा, वह ऐड होगा या नहीं होगा? ठीक है, इस चीज को बताएं। उसके बाद मेरे भाई संसद को देश का बहुत सारा काम करना होता है। संसद कोई छोटी सी चीज नहीं है। संसद मेरे भाई कोई छोटी सी चीज नहीं है। क्या? संसद। अगर हम संसद की बात करते हैं ना तो इसके पास बहुत सारा काम होता है। जितने मेंबर होते हैं भाई, राज्यसभा के हो गए आपके 245 लोग और लोकसभा के आपके हो गए 545, मतलब जो 543 हैं, 243, क्या ये सारे लोग इतनी बड़े का देश को, क्या ये इतने ही लोग चलाने के लिए सफिशिएंट होंगे? नहीं मेरे भाई, हर इसमें क्या होगा, इन जितने मेंबर, मैंने मान लिया 100 मेंबर, एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई, किसी भी सदन में, मतलब मैंने मान लिया संसद में 100 मेंबर हैं, तो 100 मेंबर को क्या होगा, इनको भाई देखो, एक तो जल विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, सारे विभाग, वित्तीय विभाग हो गया, ये सारे के सारे विभाग अलग अलग होते हैं। तो इन सभी को क्या किया जाएगा भाई, ग्रुपिंग कर दी जाएगी। बोला जाएगा भाई 10-10 लोग की ग्रुपिंग कर लो, मतलब 10-10 लोग, 10-10 लोग की ग्रुपिंग कर लो भाई, 10-10 लोग की ग्रुपिंग कर लो। तो ये 10-10 लोग, 10-10 लोग, 10-10 लोग मेरे भाई, ये 10 जगह में बट जाएंगे ना, ये 10 जगह में बट जाएंगे। ये 10-10 मेंबर एक एक क्या होगा, ग्रुप बना लेंगे, जिसको हम समिति बोल सकते हैं। ये तब, अब ये बताओ, ये समिति होगी 10 मेंबरों की, तो ये क्या होता है, अगर इसी समिति को, इसी इन जो 10-10 को 10-10 का ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप वाइज बांट लेते हैं, अब क्या किया जाएगा, इनसे बोला जाएगा, इन 10 मेंबर से बोला जाएगा ना, इसमें भी एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ऐसे ग्रुपिंग में एक को हेड बना दिया जाएगा, बाकी इसके सबऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई, इनसे बोला जाएगा तुम शिक्षा मंत्रालय देखो, कौन सा, शिक्षा मंत्रालय देखो। ठीक है, इनसे बोला जाएगा तुम रक्षा मंत्रालय देखो। ठीक है, इनसे बोला जाएगा तुम वित्तीय मंत्रालय देखो। ठीक है, तो सभी को अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं, किस चीज के लिए मेरे भाई, किस चीज के लिए, लेकिन इसमें वो नहीं ऐड होंगे भाई। देखो संसद में बहुत सारे 15% जो लोग होंगे वो मंत्री बन जा चुके होंगे। क्या जो ये ग्रुपिंग होगी इन मंत्रियों को हटाल करके मेंबरों की होगी? भाई इन मंत्रियों को हटाल दिया जाएगा, ये इस ग्रुप में नहीं ऐड होंगे, जो बचे हुए मेंबर की ही ग्रुपिंग किया जाएगा, इनमें कोई मंत्री नहीं ऐड होगा। ये चीज को याद रखिएगा। ये किस चीज के लिए किया गया, ये कार्य को सरल करने के लिए किया गया, जिससे अच्छे से हर काम हो सके मेरे भाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समिति की, जब हम मेरे भाई बात करते हैं समिति की, जब हम बात करते हैं समिति की, तो आर्टिकल मेरे भाई, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 118 में, किसमें, आर्टिकल 118 में 2 प्रकार की समितियों की चर्चा हुई है। कितने प्रकार की मेरे भाई, 2 प्रकार की समितियों की चर्चा हुई है। एक तो स्थायी समिति, ठीक है, एक तो स्थायी समिति, दूसरी मेरे भाई कौन सी, अस्थायी समिति। ये कौन सी बला है, स्थायी समिति, अस्थायी। अच्छा, स्थायी समिति जो होती हैं, ये कौन कौन सी समितियां होती हैं, जैसे मेरे भाई वित्तीय समिति। ठीक है, वित्तीय समिति। ठीक है,
वित्तीय समिति हो गई, और मेरे भाई कौन सी, जैसे जांच समिति हो गई, जांच करने के लिए जांच समितियां हो गई, ठीक है। ऐसे ही 6 प्रकार की समितियां होती हैं मेरे भाई, अभी आपको देखने को मिल जाएगा। सभी की सभी, जैसे वित्तीय समिति हो गई, विभागीय समिति हो गई, जांच समिति हो गई, सदन समिति हो गई, अन्वेषण समिति हो गई, सेवा समिति हो गई, ये सभी अस्थायी समितियां भाई, इनका मैं आपको बता रहा हूं ना, जिनका जो कार्यकाल होता है ये 1 साल के लिए बन गई, तो इनको 1 साल काम करना ही करना है, इन पे काम करना है, इनकी एक निश्चित है, ये 1 साल के बाद ये भंग होंगी। ये कितने दिनों के बाद भाई, ये 1 साल तो चलना ही चलना है, ठीक है, ये 1 साल चलना है। लेकिन ये अस्थायी वाली जैसे हो गई प्रवर समिति, कौन सी, प्रवर समिति, या फिर संसदीय समिति, ठीक है। क्या हुआ, कोई एक ऐसा मुद्दा उठा जिसके लिए समिति की जांच करने की जरूरत पड़ी, तो क्या हुआ, प्रवर समिति यहां से बनाई गई। ये जैसे ये जांच खत्म हो गई, ये मामला खत्म हो गया, इसको क्या किया जाता है, इसको भंग कर दिया जाता है। ये इसके बाद इसको भंग कर दिया जाता है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होती। ये भाई 15 दिन में भी भंग हो सकती है, 2 महीने भी चल सकती है, और 6 महीने भी चल सकती है। इसका कोई कार्यकाल नहीं है कि इतने दिन के लिए ये समिति बनी ही। जैसे इसका काम खत्म हो जाएगा, वैसे यह समिति क्या होगी मेरे भाई, ये भंग हो जाएगी। तो स्थायी और अस्थायी समिति के बारे में आपको पता चला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई, ये समितियां बनाएगा कौन, ये समितियां, ये क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, 100% बनता है। जो ये समितियों का गठन होता है, ये गठन करने वाला कौन है भाई, क्या राष्ट्रपति करेगा, नहीं भाई। अगर संसद की, अगर ये समितियां जितनी बनती हैं, लोकसभा से ज्यादा बनती हैं, लोकसभा से, लोकसभा के मेंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर मेंबर ही ज्यादा होंगी। जैसे अभी प्राक्कलन समिति की बात करेंगे, ठीक है, सभी समितियों के बारे में बात करेंगे, तो मेरे भाई ये बनाता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। जो लोकसभा से बनेगी वो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगी, जो राज्यसभा से बनेगी राज्यसभा का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष ही गठन करेगा, क्योंकि मेंबर जिसके ज्यादा लोग होंगे उसी का अध्यक्ष गठन करेगा, राज्यसभा का सभापति नहीं गठन करेगा, ठीक है। स्थायी समितियां जो मैंने बताया 6 प्रकार की। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका गठन कौन करता है, तो आप डायरेक्ट कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद ये कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। समितियां कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। कौन सी समितियां, स्थायी समितियां, ठीक है। अब हम बात करते हैं वित्तीय समिति जैसे होती, यह समिति, जो वित्तीय समिति की बात करोगे तो यह पैसे की जांच वाच करेगी भाई। ये 3 प्रकार की होती है। जैसे वित्तीय समिति की बात करोगे तो कौन कौन सी होती हैं वित्तीय समिति, ठीक है। तो ये सारी अभी आपको माइंड में कर लेना है, माइंड में। जैसे प्राक्कलन, प्राक्कलन या आकलन, अच्छा ठीक है, मान लिया आपका क्या हुआ, बजट आया, बजट के बाद ना बंटवारा हुआ, पैसा निकालने की बात आई, तो ये प्राक्कलन आकलन करती है, ये इसका काम है आकलन करना, किसमें कितना पैसा, किसमें कितना पैसा, कहां पर कितना देना है, इसका आकलन कौन करेगा मेरे भाई, तो प्राक्कलन समिति आकलन करेगी। और अगर प्राक्कलन समिति की बात करते हो मेरे भाई, किसकी, प्राक्कलन समिति की बात करते हैं, तो इसमें 30 मेंबर होते हैं, लेकिन ये सभी के सभी कहां के होंगे, ये सभी के सभी लोकसभा के होंगे। अगर हम बात करते हैं इसका गठन कब किया गया था मेरे भाई, तो 1950 में प्राक्कलन समिति की गठन किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई, तो 1950 में प्राक्कलन समिति की गठन किया गया था। किसका, प्राक्कलन समिति। तो हमने बताया कौन सा भाई, प्राक्कलन समिति, ठीक है। राइटिंग वाइटिंग तो ज्यादा नहीं बनती है मेरी। उसके बाद दूसरे पे आए, तो इसमें मैंने क्या बताया, 30 मेंबर होंगे। कौन होंगे मेरे भाई, 30 मेंबर होंगे, लेकिन ये सभी के सभी कहां के होंगे, लोकसभा के होंगे। इसका काम क्या है मेरे भाई, इसका काम क्या है, इसका गठन मैंने बताया कब हुआ था, 1950 में गठन हुआ, गठन हो गया। ये पॉइंट ही पॉइंट आपको, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैंने क्या बताया था, इसमें कोई मंत्री का सदस्य, कोई मंत्री हो चुका है वह इसका सदस्य नहीं हो सकता, ये आपको याद ही रखना है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना, तो ये लोकसभा की सबसे बड़ी समिति होती है भाई, लोकसभा की सबसे बड़ी, कैसी, सबसे बड़ी समिति है भाई, सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, सबसे बड़ी समिति है। इसको बजट के बाद लाया जाता है। मैंने क्या बताया, बजट जब आ चुका है तो पैसे की जांच होगी भाई, कहां पैसा कितना गया, कितना सड़क के लिए गया, कितना पार्किंग के लिए गया, कितना और चीजों के लिए गया, कितना रक्षा के लिए गया, कितना पर्यावरण के लिए गया। ठीक है, तो इन सभी की पहले ये जांच आकलन करती है, प्राकलन, इसे प्राकलन समिति भी बोलते हैं, और मेरे भाई इसे आकलन समिति भी बोलते हैं। और दूसरी आती है कौन मेरे भाई, ये लोक लेखा समिति। कौन सी दूसरी आती है, दूसरे नंबर पे है कौन सी मेरे भाई, लोक लेखा समिति। लोक लेखा ये किस चीज के लिए भाई, ये किस चीज के लिए आई, ये क्यों बनाई, ये क्यों बनाई, तो मेरे भाई ये जनता का पैसा कहीं गलत ना चला जाए। अगर गलत जाएगा ना, तो अगर कोई भी काम होगा, अगर यहाँ पर रोड नहीं बनाना चाहिए और बन रही है, तो हमारे देश में ना लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष का भी नेता होता है, विपक्ष का जो अध्यक्ष होता है ना, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, इसका भी एक इसी का प्राकलन का, लेकिन इसका अध्यक्ष जो होगा मेरे भाई, ये विपक्षी नेता होगा। कौन, विपक्षी दल का नेता होगा, विपक्षी दल का नेता होगा, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का नेता नहीं होगा। ये कहता है क्या, ये इसलिए समिति बनाई गई, कहीं जनता का पैसा जो जा रहा है मेरे भाई, ये गलत जगह, गलत यूज में तो नहीं जा रहा है। इसका लोखा जोखा करना किसका काम है मेरे भाई, तो इसका लेखा जोखा करना लोक लेखा समिति का है। और ये कब बनी हुई थी, तो याद रखना मेरे भाई, ये 1921 में बनी हुई थी। कब बनी हुई थी, 1921 में। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 22 होते हैं। 22 में 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, और राज्यसभा के बचे हुए मेंबर 7 कहां के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। और सर इसमें क्या जानना है, और मेरे भाई इसे क्या कहते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। और मैंने बोला इसका अध्यक्ष कौन, सबसे पहले विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता रहेगा इसका अध्यक्ष। और कुछ यहां से नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, इसका मतलब, और उसके बाद इसका दल, इसकी जांच कौन करेगा, तो आपको पता है, मैं बता चुका हूं जब मैंने कैग के बारे में ना, तो कैग के बारे में जब चर्चा किया था तब भी आपको बताया था मैंने, ये क्या करता है, ये सभी का, चाहे संघ के बजट की, चाहे संघ के पैसे की बात हो या राज्य की, ये सब पे रिपोर्ट मांगता है, ये सबकी जांच करता है कौन, कैग। ठीक है, और इसके बारे में सब बताते रहेंगे। और मेरे भाई, और एक समिति है, एक तो हो गई प्राक्कलन, दूसरी होगी लोक लेखा समिति, और तीसरी समिति जो है लोक या सरकारी उपक्रम समिति कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये सरकारी उपक्रम समिति का काम क्या होता है भाई, ये सरकारी उपक्रम का काम क्या होता है, या इसे बोलते हैं मेरे भाई क्या, लोक या फिर सरकारी उपक्रम, सरकारी उपक्रम समिति। भाई यह किस चीज के लिए होती, यह किस चीज के लिए होती है, जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे किस चीज का, इसका गठन कब हुआ था मेरे भाई, तो इसका गठन हुआ 1964 में। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया इसका गठन तो किया गया, लेकिन गठन किया किस चीज के लिए गया है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं मेरे भाई, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, या फिर मेरे भाई वो रेल विभाग हो, रेल विभाग हो, या फिर अन्य ऐसी कोई कंपनी, अन्य ऐसी कंपनी जिसमें हिस्सेदारी हो किसकी,
किसकी हिस्सेदारी? गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी। तो इन सभी की जांच करने का काम कौन करेगा मेरे भाई? तो इन सभी का जांच करने का किसको जुम्मा दिया गया है? तो सरकारी, मैंने बोला ये उपक्रम समिति भी कहलाती है। तो आपको तीनों समितियों के बारे में समझ में आ गया होगा। मैंने बोला प्राक्कलन या आकलन समिति के बारे में बात किया, प्राक्कलन या फिर आकलन के बारे में। उसके बाद मेरे भाई मैंने लोकलेखा समिति के बारे में बात किया। उसके बाद मैंने सहकारी या उपक्रम समिति के बारे में बात किया। ठीक है, ये तीनों समितियां तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा ठीक है, अब क्या बचा हुआ है? अब क्या बचा हुआ है ये तो मैंने बता दिया। ये कैसी समितियां थी? तो ये ऐसी समितियां थी जो स्थायी समिति थी। जैसे ये बन गई ना तो ये 1 साल तक तो जीवित रहेगी। ये 1 साल के बाद ही इसको क्या किया जाएगा? इसको क्या किया जा सकता है? 1 साल के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। फिर से इसमें नए सदस्य जुड़ेंगे, फिर से बनाया जाएगा। ठीक है, अगर अब हम बात करेंगे ना, चलो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से। तो मैंने बताया 118 में 2 प्रकार की समितियां हैं। कौन कौन सी? स्थायी और अस्थायी। स्थायी समितियां मैंने क्या बताया? 6 प्रकार की होती हैं। उसके बाद मैंने बताया इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही इन समितियों का गठन करता है। अस्थायी के बारे में बात किया, ऐसी समितियां जिनको क्या किया गया? कुछ चंद समय के लिए बनाया गया कि इसे 6 महीना, 2 महीना, 15 दिन के लिए बनाया गया और उसकी जांच करने के बाद इसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्राक्कलन समिति के बारे में बात किया। प्राक्कलन समिति मैंने बताया 30 मेंबर होते हैं। इसके 30 के 30 मेंबर कहां के होंगे? लोकसभा के होंगे। ये कब बनी हुई थी? तो ये 1950 में बनी हुई थी और लोकसभा की ये सबसे बड़ी समिति है मेरे भाई। उसके बाद मैंने बोला लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति, तो इसमें मैंने क्या बताया? इसमें 15 राज्यसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं, 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? विपक्ष के दल का नेता होगा। ठीक है, और मैंने इसमें क्या बताया मेरे भाई? और मैंने बताया ये कब बनी हुई थी? 1921 में बनी हुई थी। उसके बाद मैंने तीसरी समिति बताया जो है लोक सहकारी या उपक्रम समिति। इसका काम क्या है? ऐसी कंपनियों में जिसमें सरकार का हिस्सा है, सरकार से उससे ज्यादा पैसा मिलता है, उनकी जांच करने के लिए उपक्रम या लोक सहकारी समितियां बनाई गई मेरे भाई। वो चाहे बीएसएनएल हो, एनटीपीसी हो या अन्य कोई भी कंपनी हो, तो इसकी जांच करने के लिए लोक सहकारी सरकारी उपक्रम समितियां बनाई गई। ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी मेरे भाई? तो नेक्स्ट में किसकी बात करेंगे? ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट में। अभी आपको ये सारा का सारा नोट्स मिलेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर से एक बार रिवीजन होगा, सटासट समझ में आएगा। 110% वादा है मेरा भाई, मेरा वादा है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थाई या अस्थाई समिति। वैसे इसको पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, इसे तथर्व भी समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तथर्व समिति भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बताया इसको, इसमें समितियां आप जान लो कौन कौन सी समितियां होती हैं। इसमें जैसे हो गई, मैंने बोला संयुक्त समिति। कई समितियां मिल करके क्या बोलती हैं? एक समिति बनाएंगी, कहेंगी आप अकेले नहीं, इस केस बहुत बड़ा है, आप नहीं सुलझा पा रहे हो, इसके लिए संयुक्त समिति के गठन कर दिया जाता है। प्रवर समिति ये बजट के मतलब उसमें आती है, इसकी जांच करने के लिए आती है, ये प्रवर समिति होती है। और कौन सी? संसदीय समिति। क्या मेरे भाई? जैसे हम बात करते हैं कौन सी? संसदीय समिति की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी समितियां किस में आती हैं मेरे भाई? तो मैंने बताया अस्थाई मैंने बताया ये चंद समय के लिए है। कितने? ये चंद समय के लिए है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें जब किसी विधेयक पर क्या होता है, प्रवर समिति की अगर बात करते हैं, प्रवर समिति के, तो आप धीरे धीरे से बस सुन लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा सुनने के बारे में इसमें है नहीं। आपको बस आप 2 मिनट में माइंड में ले लीजिएगा, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता नहीं। प्रवर समिति बस इतने मैंने बोला। क्या? जब किसी विधेयक के बारे में ज्यादा विवाद हो जाता है, भाई ऐसा कोई विधेयक पारित किया गया, अब उसमें
संसद में उथल पुथल, अरे यार क्या शून्य काल में क्या होता है, झगड़ा ही उत्पन्न हो जाता है ना, उसमें फिर मारधार, उसको स्थगित करना पड़ता है ना, वही वाला केस हो जाता है। तो क्या होता है, जब किसी भी विधेयक के बारे में ज्यादा विवाद हो जाए तो उस विधेयक को सुलझाने के लिए क्या होता है, उस विधेयक को सुलझाने के लिए जिस विधेयक पे बहुत ज्यादा उपद्रव मच रहा है, प्रवर समिति का गठन किया जा रहा है। क्योंकि इस समिति, इसमें देखा तो जाए विधेयक में है क्या, क्यों इतना उपद्रव मच रहा है। जैसे सीएए आया था ना 2019 में मेरे भाई, उसमें देखा था कहां कहां क्या क्या, हर जगह ये तो देखे ही थे, चाहे वो लखनऊ हो चाहे दिल्ली में है, बहुत बहुत सारे कांड भी हो गए थे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इसकी जांच में इसकी कमियां क्या हैं उनको सुधारा जाता है, उसके बाद पुनः 107 के अंतर्गत उस विधेयक को फिर से पारित किया जाता है। ठीक है, अगर लोक सीट के अलग या राज्यसभा के अलग अलग प्रवर समितियां कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लोकसभा के मेंबर की बनेगी तो उसमें 30 मेंबर होंगे अगर लोकसभा से बनेगी, अगर राज्यसभा से बनेगी मेरे भाई तो उसमें 15 मेंबर होंगे प्रवर समिति में। ठीक है, तो और इसमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना जरूरत होगी उतना ही लो, ज्यादा लोगे तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मैंने गणपूर्ति के बारे में बताया, कम से कम जब किसी भी संसद को कार्यवाही चालू करने के लिए 1/10 सदन का होना आवश्यक है। इसके अभाव से सभापति या अध्यक्ष सदन की कार्यवाही रोक सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर वह कार्यवाही राज्यसभा में चल रही होगी तो क्या होगा भाई, सभापति रोक देगा, अगर लोकसभा में चल रही होगी तो उसका अध्यक्ष रोक देगा, अगर उसमें मेंबर इतने नहीं हैं। क्योंकि यार अगर हमारे क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 में दो ही, एक भी बच्चा, एक बच्चा आया, दो भी बच्चे नहीं आए, तो पढ़ाने का क्या मतलब है, कल हम फिर से पढ़ाएंगे ना। तो वही हाल है, कहीं भी देखो एक चीज होता है कांटेक्ट करना, उसे कहीं ना कहीं से जोड़ना मेरे भाई। अगर जोड़ कर कोई चीज आप रखोगे ना तो वह ज्यादा समय तक टिकाऊ रहेगी, वह क्या होगी, ज्यादा समय तक टिकाऊ रहेगा। और मैंने समितियों के बारे में बताया, समिति के बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है मेरे भाई, तो आर्टिकल 113 में, 118 में है। इसमें गठन है, अध्यक्ष गठन करता है। कौन अध्यक्ष गठन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष गठन करता है। स्थायी समितियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति। कौन कौन सी मेरे भाई, तो मैंने बताया कौन कौन सी, वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति या अन्वेषण समिति, ये सारी की सारी किसमें आती हैं, स्थायी में आती हैं। अस्थायी में या तथर्व अस्थायी समिति कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, प्रवर समिति, प्रवर के बारे में भी बता दिया, और संसदीय या संयुक्त समिति। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा आप जान लेना है। स्थायी समिति के बारे में बताया, इसमें मैंने 3 प्रकार की आपको समितियां भी बताई। यह प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है, मतलब इसका कार्यकाल कितने दिन होता है, स्थायी समिति का कार्यकाल होता है मेरे भाई कितने दिन होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, स्थायी समितियां मैंने बताया आपको 6 प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद वित्तीय समिति, वित्तीय समिति मैंने बताया पैसे की जांच करती है, यह 3 प्रकार की होती है। वह 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, प्राक्कलन समिति होती है। और मैंने प्राक्कलन का मतलब मैंने बताया आकलन, यह कब बनी हुई थी मेरे भाई, तो यह 1950 में बनी हुई थी। यह केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें कौन होता है मेरे भाई, केवल लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, इसमें राज्यसभा के मेंबर ऐड नहीं होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है, क्योंकि इसमें यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है किसकी, लोकसभा की मेरे भाई। यह स्थायी समिति किसकी, वित्त विभाग की है। इसमें क्योंकि टोटल 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर अन्य तीनों में नहीं होंगे। ठीक है, और मैंने क्या बताया, यह इसको बजट के बाद लाया जाता है। मैंने बताया बजट पेश कर गए, उसके बाद इसको आकलन करने के लिए लाया जाता है, प्राक्कलन को आकलन करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरी इसके बाद बात करते हैं, लोक लेखा समिति के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, किसके बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में। तो इसमें मैंने बताया कि जनता का
का पैसा कहीं गलत जगह उपयोग नहीं हो जाए, इसलिए इसका गठन किया जाता है लोक लेखा समिति का। इसका अध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई? तो इसका अध्यक्ष होता है विपक्षी नेता। विपक्षी नेता इसका अध्यक्ष रहेगा, क्योंकि अगर विपक्ष का मेंबर रहेगा तो वह क्वेश्चन ज्यादा उठाएगा, भाई यह पैसा यहां पर क्यों खर्चा किया जा रहा है, यहां पर इसकी जरूरत नहीं थी, यहां पर नाली की जरूरत नहीं थी, यहां पर ढकी हुई नाली की आवश्यकता थी। तो ये सारी की बातें कौन उठाएगा मेरे भाई? तो ये विपक्षी जब होगा वही तो, इसीलिए ना बहुत ज्यादा हमारे यहां टकरार हुआ करता है। इसमें मेंबर कितने होते हैं? टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर कहां से होते हैं मेरे भाई? 15 लोकसभा से होते हैं, और 7 मेंबर कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने बताया धन की जांच करेगी, उसका अध्यक्ष विपक्षी नेता रहेगा, और यह कैग के रिपोर्ट की भी जांच करता है। जो कैग अपनी रिपोर्ट देता है ना, ये भी उसकी भी जांच कौन करता है? तो उसकी भी जांच लोक लेखा समिति करती है। उसके बाद लोक या सरकारी उपक्रम समिति, इसका गठन कब हुआ मेरे भाई? या 1964 में बनी। मैंने सबसे पहले प्राक्कलन की 1950, लोक लेखा समिति 1921, उसके बाद सहकारी उपक्रम समिति 1964। ठीक है, तीनों के बारे में इसका काम क्या है भाई? लोक सरकारी समिति की, या ऐसी कंपनियां या ऐसे जिसमें सरकार का हिस्सा है, जैसे वह बीएसएनएल हो चाहे एनटीपीसी हो, इनके पैसों को ये लोग बोलते रहते घोटाला हो गया ना, तो उसकी जांच करने के लिए लोक लेखा या सरकारी उपक्रम समिति है, ये जांच करके बताएगी घोटाला है सही में या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो अब ये सारी बातें हो गई। अब ये सारी बातें हो गई, मैंने एक प्रकार की बात किया, मैंने 6 प्रकार की स्थायी समितियों के बारे में बात कर रहे थे। कितने स्थायी प्रकार की समितियां थे मेरे भाई? तो 6 प्रकार की थी। पहले मैंने वित्तीय समितियों के बारे में बात किया, जो पैसे के बारे में जांच करेंगे, वो 3 प्रकार की हैं। पहले प्राक्कलन या आकलन समिति, ठीक है। दूसरी लोक लेखा समिति, ठीक है। तीसरी कौन सी? मैंने सहकारी उपक्रम समिति। ये 3 समितियां याद रखिएगा। पहले में मेंबर कितने? 30 केवल राज्यसभा के। मैंने बोला पहले में मेंबर कितने? 30 है मेरे भाई। इसमें केवल कहां के होते हैं? यहां पर होते हैं लोकसभा के होते हैं। उसके बाद मैंने दूसरे की बात किया ना, लोक लेखा समिति, उसमें होते हैं 15 मेंबर राज्यसभा के, 15 मेंबर लोकसभा के, 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, और इसमें भी मेंबर इतने ही होते हैं, 15 भी कर दिए जाते हैं और उतने भी कर दिए जाते हैं। किसमें? सहकारी उपक्रम समिति में। अब दूसरे बात करते हैं विभागीय समिति। विभागीय समिति ये क्या होते हैं? ये कई प्रकार की होती है विभागीय समिति। मैंने बताया हर विभाग को अलग अलग कर दिया जाता है। अभी तो पैसे का मामला किया गया, अब शिक्षा विभाग अलग होगा, रक्षा विभाग अलग होगा, गृह मंत्रालय अलग होगा, सारे के सारे विभाग अलग होंगे, जल मंत्रालय अलग होगा, और जितने भी मंत्रालय हैं सबको क्या होता है? हर की एक समिति बना दी जाती है। इसमें इतने सदस्यों का ग्रुप, इतने लोग इसमें शामिल होंगे, तो ये क्या होंगे? उसको बोलते हैं विभागीय समिति। हर विभाग अलग अलग। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। विभाग के लिए कुछ विभागीय समितियां होती हैं। जांच समिति की बात करते हैं। जांच समितियों में जनता की समस्याओं को, जांच समितियों में क्या किया जाता है? जनता की समस्याओं की जांच की जाती है, एक समिति बनाई जाती है, और लोकसभा के अध्यक्ष को बताती है कि यह जनता की ये समस्या है, यह इस प्रकार की विधेयक बनाना चाहिए। यह क्या होती है? यह समिति लोकसभा के अध्यक्ष के पास बैठती है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास बैठती है और कहती है इस समय प्रदूषण बहुत तगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रदूषण बहुत तगड़ा चल रहा है एकदम। इस समय क्या करना चाहिए साहब? इस समय पूरे देश में जहां पर ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, वहां पर पानी की बौछारें पड़ रहा, तो क्या होगा भाई? इसके लिए हेलीकॉप्टर बहुत बड़े, मतलब हाँ, उस एरिया में क्या होगी? बारिश करवाई जाएगी, उससे जिससे भद बैठे और जिससे गर्मी का एहसास कम हो और वातावरण अच्छा बने। ठीक है, यहां पर इस कंपनी की वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। यहां पर गन्ना की 10 फैक्ट्रियां हैं और इतनी बदबू आती है। यहां का जितना
जितनी भी चीजें हैं सभी दूषित हो रही हैं। तो ये सारी चीजें, ये चीज खत्म करनी चाहिए, इसको यहां से ट्रांसफर करना चाहिए। ये सारी जांचें करके ये जांच समितियां बताएंगी किसको, अध्यक्ष को, अध्यक्ष उस पर कानून बनाएगा। जितनी भी ऐसा है, अगर जितनी भी कंपनियां हैं वो लोगों से जहां पे पॉपुलेशन रहती है उनको हानि पहुंचती है, इसलिए इसको अलग रखा जाए। ठीक है, इसको अलग रखा जाए क्योंकि इससे लोगों को असुविधा होती है और उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो इन चीजों की जांच कौन करेगी? जांच समिति करेगी। ठीक है, सदन समिति, ये सदन समिति क्या होती है? सदन समिति की कई समितियां होती हैं, इसमें बहुत सारी समिति होती हैं। इसका काम होता है सदन के लिए कानून बनाना, किसी भी विधेयक को कितने दिन पारित कर लेना, इसके लिए समय निर्धारण करना। अब भाई कोई विधेयक है, जरूरत है 10 दिन के अंदर, अब वो लगा है, पेश किया गया। अब ऐसे विधेयक जैसे अर्जेंट जिसकी जरूरत है उसे अर्जेंट ही जरूरत होगी तो मतलब तुरंत उसको पारित किया जाए, ऐसा नहीं पारित कर दिया गया, अब उसमें 1 साल मतलब दूसरा सदन फिर दूसरे साल चलने लगा तब उसका सुनवाई आ रही, ऐसा कुछ नहीं। वैसे कि ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि ऐसा विधेयक होगा जिसकी जल्द सुनवाई होने वाला होगा, उसको ऊपर रखा जाएगा। भाई हमारे यहाँ जैसे जाते हो, आप जाते हो ना हॉस्पिटल को जाते हो, बुजुर्ग की लाइन अलग होती है, यंग की लाइन अलग होती है, औरतों की लाइन अलग होती है ना। अगर बुजुर्ग है ना, कहते हैं बाबा चले जाइए, आप दवाई ले लीजिएगा ना। ठीक है, माता चली जाइए, आप ले जाइएगा, हम 1 घंटे बाद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप यंग हो, आप खड़े हो सकते हो ना। आप ऐसी कोई समस्या है लोगों के ऊपर, वो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही प्रभावी है और उसके लिए कोई बिल पेश किया गया, भाई यहाँ पर खाना बंटना चाहिए, यहाँ पर राशन अधिक पहुंचना चाहिए। अब कहते हैं राशन का तो मैंने, मंत्री साहब बोल रहे हैं हमारे यहाँ से कि उसको तो मैंने पेश किया था बिल, अभी बिल ही नहीं आया, तो आप लोगों को हमारे पास पैसे ही नहीं है तो बातें कैसे? तो ऐसे केसों में उसकी सुनवाई जल्दी हो, इसलिए सदन समिति, उस सदन में जितने बैठे होते हैं वो भाई आपके क्षेत्र के आपके सांसद होंगे। ठीक है, आपके क्षेत्र के राज्यसभा में राज्यसभा एमएलसी साहब बैठे होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद अन्वेषण समिति, यह समिति मुख्य कार्य होती है एससी एसटी के बारे में जांच करना, कहां पर इन लोगों को दबाया जा रहा है, कहां पर उकासा जा रहा है, कहां पर आतंक हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों का एससी एसटी के बारे में जांच करने की किस समिति की जिम्मेदारी है? तो इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद रखो भाई, पूछ लिया जाता है अन्वेषण समिति। सेवा समिति, सेवा समिति का मतलब क्या होता है भाई? ये जांच करती है, इसका कार्य है सदन का वेतन भत्ता आवास का निर्धारण करना। ऐसा तो नहीं, सदन के आदमी की भी ध्यान रखना, तो इसलिए ऐसे भी जितने सदन में लोग हैं उनका भी तो ध्यान रखना है, तो उनके लिए भी समिति बनाई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। अस्थायी समिति मैंने बता दिया, ये अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी कहते हैं, और प्रवर समिति, संयुक्त समिति, संसदीय समिति, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट पर आएंगे। प्रवर समिति भी मैं बता चुका हूं, जब कभी किसी विधेयक के बारे में बहुत ही ज्यादा विवाद हो जाए तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए, जब बहुत ज्यादा उस पर उपद्रव हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसको सुलझाने के लिए मेरे भाई, विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष प्रवर समिति बनाता है। कौन सी समिति बनाता है मेरे भाई? प्रवर समिति बनाता है, और उसके बाद वह समिति उसकी जांच करता है। जांच करने के बाद बताता है कि साहब ये पेश करने लायक है, को आगे बढ़ाने लायक है या नहीं है। इसमें देखो, लोकसभा की जब जांच होगी, लोकसभा में प्रवर समिति बनेगी तो उसमें 30 मेंबर होंगे, अगर राज्यसभा बनेगी तो उसमें भी 30 मेंबर होंगे। ये जांच करके बताएंगे कि ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर दोनों ही मिला करके हो जाए तो संयुक्त समिति, संयुक्त प्रवर समिति। अगर दोनों ही मेंबर मिल जाएं भाई, 30 मेंबर हो जाएं लोकसभा के और 15 मेंबर हो जाएं राज्यसभा के, तब उसी को क्या बोलेंगे? उसे संयुक्त प्रवर समिति बोल देते हैं। ठीक है, इन चीजों को बस याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एक लाइन मतलब क्या बोलते हैं ना भाई, वो असेशन वाले ना वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो असेशन रीजनिंग वाले वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तब पूछा जा सकता है। संसदीय समिति, इस समिति का काम किसी भी घोटाले की जांच करना है।
इसको वेलफेयर राफेल घोटाला जैसे, ठीक है, मैंने बताया बड़े बड़े घोटाला, ठीक है, जैसे इनकी जांच करना है, संसदीय समितियां जांच करती हैं। इसमें भी लोकसभा में होंगी और राज्यसभा में अलग अलग समितियां बनेंगी, तो 30-30 मेंबर होंगे। यदि दोनों की संयुक्त समिति बनेगी तो भाई 15 मेंबर होंगे टोटल, 30 होंगे लोकसभा के और 15 होंगे राज्यसभा के। बस यहां से बहुत ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, मैंने जितना बता दिया इतना ही काफी है, ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर संसद की कार्यवाही के बारे में। किसके बारे में? संसद की कार्यवाही के बारे में। ये कब से कब तक चलती है मेरे भाई? तो ये चलती है 11 बजे से 6 PM शाम को, सुबह 11 बजे शाम तक। तो इसमें भाई खाने की जरूरत होगी तो लंच का टाइम भी दे रखा है, बिल्कुल। अब सबसे पहले आते हैं प्रश्नकाल पर, ठीक है। ये प्रश्नकाल क्या है भाई? प्रश्नकाल क्या है आप ही बताइए, ये प्रश्नकाल है क्या? जब संसद काम करना शुरू करती है तब उसका कार्य बंद नहीं हुआ, इस बीच के समय को क्या बोलते हैं भाई? जब से शुरू हुआ और जब तक खत्म नहीं हुआ उसी के बीच के समय को, ड्यूरेशन को कार्यवाही बोलते हैं। इसमें कितने काल होते हैं भाई? प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच होता है और चर्चा प्रस्ताव होता है। खा पी के बैठे ना, अब बताओ कौन कौन सा काम रह गया था? जो बचे हुए हैं जिनको मौका नहीं मिला था वो मौका लेंगे ना चर्चा प्रस्ताव में, ठीक है। अगर हम प्रश्नकाल की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप एक चीज बताओ, प्रश्नकाल से आपको समझ में क्या आ रहा है? इसमें प्रश्न ही पूछे जा रहे होंगे, इसमें प्रश्न ही पूछे जा रहे होंगे। प्रश्न में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कम से कम 10 दिन पहले आपको उसके सचिव को, मतलब किसके भाई? किसके सचिव को? 10 दिन पहले सूचना जिसको आपको महासचिव को दी जाएगी कि इसको ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन दे दोगे उसके सचिव को और आपके आंसर को वो निकाल कर रखेगा कि जब सदन चलेगा, उसमें कार्यवाही चलेगा तो प्रश्न काल में ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप पूछोगे, वो आंसर देगा। ये 10 दिन पहले ही सूचना दे देना होता है, वो क्वेश्चन 10 दिन पहले उसके सचिव को, जिस क्षेत्र का होगा उसको दे देना होगा, ठीक है। और इसमें मेरे भाई कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं प्रश्न काल पे? कुछ कुछ ही क्या, सारे प्रश्न ही भाई 10 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी? नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो होंगे ओरल, भाई ओरल। अच्छा, ओरल होंगे तो ओरल क्या, आप ये बताइए, मौखिक क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होगा? मैंने आपसे पूछा आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये मेरा क्वेश्चन, आप कितने घंटे पढ़ते हो? तुम बोलते हो सर जी हम सोच के बताएंगे। सर हम सोच के बताएंगे, दिमाग में ऐसे किए ना, सोच के बताएंगे भाई कब? ये ओरल क्वेश्चन है सर, हम डेली 6 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं। सर जी हम घर पर पढ़ते ही नहीं, भाई ओरल क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या होता है? तुरंत आंसर भी देना होता है, स्पष्टीकरण। इसके लिए पूरक, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके तुरंत पूरक क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा, आंसर देना होगा। और इसमें क्या होगा भाई? एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे ओरल, और एक व्यक्ति कितने क्वेश्चन? 5 ही क्वेश्चन एक व्यक्ति पूछ सकता है। अगर एक व्यक्ति 5 क्वेश्चन पूछेगा तो एक दिन में कितने व्यक्ति क्वेश्चन पूछ पाएंगे भाई? तो 4 ही तो पूछ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई लिखित प्रश्न। अच्छा, लिखित प्रश्न आप दे दोगे 10 दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं आपको लिखित, उसके बाद आकर के जब सदन की कार्रवाई चलेगी तब आपको आंसर दे दिया जाएगा। और लिखित जब परिचय पे देना है तो याक दुई का है 230 क्वेश्चन दे सकते हो, तब 20-25 नहीं 230 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब हमें बताओ और एक प्रकार के, मैंने क्या बताया मेरे भाई? यहाँ पर 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न कौन सा हो गया? अल्प सूचना, ठीक है। अल्प वाला होता है जो अल्प सूचना प्रश्न जो होता है, इसका आंसर भी आपको टाइम दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर, आप कम दिन के अंदर इसका आंसर हमें दे दें। हमने पूछा कि हमारे यहाँ की जो सड़क है ना,
तो भाई हमारे यहाँ का मेंबर जो हमारा प्रतिनिधि होगा वही पूछेगा, हम तो जाकर के, आप तो नहीं पूछ लोगे ना, आप तो नहीं पूछने वाले हो। तो बोलेंगे ठीक है कुछ समय लेते हैं, हम आपको हफ्ते भर में बताते हैं। ठीक है, तो हफ्ते भर में 10 दिन में उनको आंसर देना होगा कि हाँ ये क्यों यहाँ पर स्थगित हो गई। उस पे तो सारे के सारे पुल बनवाना है, तो उसका बजट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसका हम लोग सोच रहे हैं। अब उसका आंसर वो लोग सोच करके 10 दिन के अंदर आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो वहीं प्रश्नकाल की बात करते हैं, तो ये इसमें ये 11 से 12 AM तक चलता है। ये सारी चीजें तार्किक, तार्किक प्रश्न, अतार्किक प्रश्न, ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गैर सरकारी सदन से पूछे जाने वाले प्रश्न। जरूरी नहीं कि सभी के सभी प्रश्न मंत्री से ही पूछे जाएं, मंत्री के बिना ही, मंत्री से ही प्रश्न पूछे। जो मंत्री नहीं है अर्थात वो भी गैर सरकारी हैं, उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने क्षेत्र में कौन सा कार्य किया। ठीक है, ये गैर सरकारी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो सरकार का आदमी है नहीं भी है वो भी पूछ सकता है कि आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन सा काम किया। अब मेरे भाई हम बात करते हैं किसकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शून्य काल, जीरो काल, शून्य सा जीवन। शून्य सा जीवन का मतलब क्या होता है, शून्य से क्वेश्चन का मतलब होता है इसमें पूछे बिना पूछे सूचना, दिए गए प्रश्न पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आपको सूचना दी जाएगी। सबसे ज्यादा हंगामा इसी में धूम धड़ाका होता है, मैंने बोला धूम धड़ाका होता है। और जो भारतीय मीडिया ने इसका नाम शून्यकाल कब दिया मेरे भाई, तो भारत की मीडिया ने 1962 में इसमें सबसे ज्यादा तांडव होता है, इसमें चिल्ला हु हा ये होगा, और भारत माता की जय, इसकी जय, उसकी जय, ये वो ये सारी चीजें इसी काल में होती हैं। ठीक है, और उसके बाद इसी काल में जब ये सारी चीजें होंगी, ज्यादा उपद्रव मचने लगेगा, तो क्या होगा भाई, कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। कुछ घंटों के लिए रोका जा सकता है और कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है किस काल में स्थगित स्थगित कार्यवाही रोकी जाती है, तो शून्य काल में मेरे भाई, शून्य काल में कार्यवाही को रोक दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लंच की बात करते हैं तो 1 से 2 बजे तक लंच का समय होता है। संसद में भोजन IRCT उपलब्ध कराती है। कौन, IRCT, ये खाना का रिसोर्स करवाती, खाना देती है। लंच के बाद संसदों को बोलने का मौका दिया जाता है, मौका नहीं मिला। लंच के बाद संसदों को बोलने का मौका दिया जाता है। जिन्हें मौका नहीं मिला है तो उनको क्या किया जाएगा मेरे भाई, बताइए आप ही। जिनको मौका अभी तक नहीं मिला है तो आएगा संसदीय प्रस्ताव, जो 2 बजे से चलेगा 6 बजे तक। इसमें जिनको मौका नहीं मिला है मेरे भाई, उन्हें भिन्न चर्चाओं पर प्रस्ताव होता है और उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है मेरे भाई। क्या किया जाता है, बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक है, विशेषाधिकार का मतलब क्या है, ये विशेषाधिकार, ये विशेष अधिकार होता है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं ना, हर चीज आपके हेडिंग में छुपी रहती है, हर चीज। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं उसी चीज पे। प्रश्नकाल और शून्यकाल आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी, बस आपको इतने याद रखना है। ये कितने पार्टों में था, 4 पार्टों में था। पहला प्रश्नकाल, फिर शून्यकाल, फिर लंच होता है, फिर क्या होता है, फिर बचा हुआ ना, जो बचा हुआ काल, जो या प्रस्ताव काल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस इतने याद रखना है और कुछ नहीं। विशेष अधिकार का प्रस्ताव, इसमें प्रस्ताव कोई भी संसद का सदस्य ला सकता है। ठीक है, तब लाया जाता है जब कोई मंत्री उसके अधूरी जानकारी या फिर वह मंत्री उसको जानकारी नहीं देता है। उसने पूछा कि हमारे यहाँ सड़क बन रही थी और सड़क साहब क्यों रोक दी गई, वो आंसर ही नहीं दे जाएंगे, तो एक विशेषाधिकार ये पेश किया जाएगा किसके पास, ये अध्यक्ष के पास पेश किया जाएगा। किसके, लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, बोलेगा, तब वो इनको पूरी जानकारी देगा कि क्यों उस काम को रोका गया। कौन जानकारी देगा मेरे भाई, अध्यक्ष जानकारी देगा, अध्यक्ष जानकारी देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट पर ये ध्यान आकर्षक प्रस्ताव, ये का ये ध्यान, सबको ध्यान से इसको देखना है भाई, ये किस मुद्दे पे ये भी पूछा जा सकता है। बस इतना मैंने बताया। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का मतलब होता है किसी का विशेष अधिकार दिया गया, जैसे अरुण जेटली को कोई अधिकार दिया गया, ठीक है, उन्होंने बोला गया कि सड़क बनवानी, तो सड़क का कोई भी केस होगा तो उन्होंने अगर हमको जानकारी नहीं दिया, मेरे प्रतिनिधि को हमारे प्रतिनिधि ने पूछा, हमारे सांसद साहब ने पूछा कि हमारे यहाँ की सड़क क्यों नहीं बन रही है, हमारे यहाँ का ये प्रस्ताव ये पारित है, उसके बाद ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो पूरी जानकारी अगर नहीं दे रहे हैं तब ये प्रस्ताव लाया जाता है, इसलिए विशेष प्रस्ताव से बोला गया। अब ध्यान आकर्षक प्रस्ताव, ये ध्यान आकर्षक प्रस्ताव क्या होता है, यह प्रस्ताव कभी भी कोई सदस्य ला सकता है। यह प्रस्ताव क्या किया जाएगा भाई, कभी भी कोई सदस्य ला सकता है, लोकहित सार्वजनिक विषय के संबंध में मंत्री सुनिश्चित करने के लिए लाया जाता है। भाई क्या हुआ, हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, भाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो यह प्रस्ताव कहते हैं ये ध्यान देने योग्य है, यह ध्यान देने योग्य है, सबका ध्यान इधर आकर्षण होना चाहिए। तो ये ऐसा है प्रस्ताव कि हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला है, यह नियंत्रण नहीं किया जाएगा, यह देश भर में फैल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, कोई भी धार्मिक आंदोलन उत्पन्न हो गया, उस पे कहते हैं ये स्थगित कार्य को रोक करके भी, ठीक है। तो ऐसे मुद्दा है, जैसे परिवार नियोजन बहुत जरूरी है, हम दो हमारे दो, अब किसी के ना हम दो हमारे 10, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, भाई सबको आवश्यकता होगी ना खाने के लिए। तो इस पे इन सारे मुद्दों को कब सुलझाया जाता है, ये ध्यान आकर्षक करने प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें बोला जाता है। इसमें लोक हित के लिए, लोगों के सार्वजनिक विषय पर जो सभी के लिए बहुत जरूरी हैं, लोगों के हित के लिए जो कार्य हैं, वो सारे किस काल में इस पे ध्यान आकर्षक प्रस्ताव से सुने जाते हैं। उसके बाद कार्य स्थगत प्रस्ताव, ये कौन सा प्रस्ताव है, कार्य स्थगत प्रस्ताव क्या है। अब क्या हुआ, कोई बाहरी, हमारे यहाँ सदन चल रहा है, वहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जवाबदेही हो रही, ठीक है, उधर से किसी ने, मान लिया क्या हुआ, किसी देश ने हमला कर दिया, या फिर हमला करने का प्लान, जैसे ही प्लान उधर शुरू होगा तो क्या होगा, अब नहीं हम अपना सदन चला लें उसके बाद हम उसको सुनेंगे, नहीं मेरे भाई, वो तुरंत स्थगित कर दिया जाएगा सदन को। किस पे अब जरूरी है भाई, उस पे चर्चा करना जरूरी है। ऐसा नहीं अभी कोई आकर के हमारे यहाँ कोई आतंकी आकर के, हमारे आतंकी गुट आकर के हमारे देश में आकर के आक्रमण कर दे, या विदेशी आक्रमण, तो इस समय कार्य स्थगित कर दिया जाएगा किसी विशेष आपातकालीन या अविलंब मुद्दे पर चर्चा के लिए, ठीक है। इसे लाया जाता है, इस प्रस्ताव को संसद में चल रही चर्चा को रोक दिया जाता है। मैंने बोला चर्चा चल रही थी, उसको रोक दिया गया, आपातकालीन मुद्दा पर चर्चा किया जाता है। जैसे विदेशी आक्रमण स्थगित प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50, अब 50 लोग तो तुरंत आ ही जाएंगे यार, और 2.5 घंटे इस पे चर्चा की जाएगी, ठीक है। अल्पकालिक चर्चा, यह अल्पकालिक चर्चा क्या होती है, इसमें ऐसे क्वेश्चन की वहीं 2 घंटे में 2.5 घंटे में आंसर देना होता है, और इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये विश्वास प्रस्ताव, इसको जानना बहुत जरूरी है। आप विशेष प्रस्ताव जान लिया, और विश्वास प्रस्ताव, यह लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। यह किसके द्वारा लाया जाता है भाई, ये सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसे बहुमत सिद्ध करना होता है, अगर बहुमत नहीं 50% नहीं सिद्ध कर पाई ना, तो समझ लो सरकार गिर जाएगी। क्या होगा मेरे भाई, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, बिल्कुल ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। संसदीय प्रस्ताव हो गया, उसके बाद ध्यान आकर्षक मैंने बता दिया। हाँ, धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की सहमति होना आवश्यक जरूरी है। अगर इतनी सहमति नहीं हुई ना, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें कम से कम अगर कोई भी, धन्यवाद तभी बोला जाएगा मित्रों, धन्यवाद जब जीत जाएंगे ना मोदी साहब, तो आएंगे ना, लाइव आएंगे, बोलेंगे बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो फिर से हमें पुनः प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, ठीक है, तब तो धन्यवाद बनाएगा। अगर कहीं नहीं 50% गया तो क्या हो जाएगा, मोदी जी अलग हो जाएंगे, नहीं बन पाएंगे ना, तो वही हाल है। निंदा प्रस्ताव, यह क्या होता है मेरे भाई, यह
निंदा प्रस्ताव यह क्या होता है? यह समस्त मंत्री परिषद या किसी भी मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, 50% से अधिक मत पारित होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। यह तब लाया जाता है जतएव जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। अगर मंत्री ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, उसे निंदा प्रस्ताव ला करके उसे हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव यह कहते हैं, इसमें लोकसभा में विपक्ष लाती है। यह विश्वास प्रस्ताव बस यही क्वेश्चन बनता है, विश्वास अविश्वास। अविश्वास प्रस्ताव का अध्यक्ष कौन होता है, यह कौन लेता है? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाती है। और धन्यवाद प्रस्ताव कौन लाता है मेरे भाई? नहीं, धन्यवाद नहीं, धन्यवाद तो वो हो गया। अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव लाएगी सत्ता पक्ष और अविश्वास प्रस्ताव लाएगी विपक्ष। ठीक है, यह विपक्ष लाती है। इसमें एक सत्र एक बार लाया जाता है। अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तभी करते हैं जब तक कम से कम लोकसभा के 50 सांसद लिखित सहमति दे दें। अध्यक्ष पर यह दबाव बन जाता है कि 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा कराएं। ठीक है, जब 50 से अधिक संसद ने लिखित दे दिया कि यह चर्चा योग्य है, ठीक है, वो विपक्ष के साथ शामिल हैं, तो उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाएगा। मैंने बोला अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आया? विपक्ष दल। और विश्वास प्रस्ताव लेके कौन आया भाई? तो ये सत्ता पक्ष लेके आया, ये सत्ता पक्ष लेके आया है। वैसे तो प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, तो कौन कौन है ऐसे जिन्होंने विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए? तो ये याद रख लीजिएगा, चौधरी चरण सिंह, बीबी गिरी, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये 4 ऐसे हैं प्रधानमंत्री जो विश्वास बहुत ज्यादा बोल दिए भाई, जिन्होंने विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए हैं। वो कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह हैं, बीबी गिरी हैं, चंद्रशेखर आजाद और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ठीक है, अब कटौती प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। जब बहस, कौन सी? कटौती प्रस्ताव। जब बहस बहुत ज्यादा होने लगती है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार का होता है। बस इतना ही जान लो, कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है मेरे भाई। कितने प्रकार के? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? साधारण कटौती, घटतों का कटौती और कंगारू कटौती। मेरे भाई कौन सी? अच्छा, कंगारू कटौती का मतलब क्या है? कंगारू कटौती का मतलब क्या है? छटक छटक के कटौती करना। बस इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पूछता है कटौती कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की होती। चरकच्चा को रोककर मतदान कराने के लिए जिस प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है उसे साधारण कटौती कहते हैं। घटतों की, जब सारे प्रावधानों में से केवल महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ही चर्चा की जाती है, कराई जाती है, तो उसे प्रावधान का घटक कहा जाता है। आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। प्रावधान जिसमें छोड़ छोड़ कर कुछ बिंदुओं पर ही चर्चा की जाती है, कंगारू कटौती कहलाती है। बस इतना याद रखना है। कटौती कितने प्रकार की होती है? कटौती 4 प्रकार की होती है। भाई कोई भी विधेयक लाया जाता है तो उसकी पहले रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा जब तैयार हो जाती है तो उस पे क्या होता है मेरे भाई? ये इस पे चर्चा या प्रसूति, उनको क्या होता है? ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के बाद ही इसको विधेयक में इसे पारित किया जाता है। अगर पारित करने के बाद वह पारित हो गया तो क्या होगा? राष्ट्रपति इसे साइन कर देगा। साइन करने के बाद यह कानून बन जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी विधेयक, जब किसी भी चीज को जब रखा जाता है, आप घर को बनाते हो ना, तो अब तो एक आम सी बात है, कोई भी घर बनवाता है तो सबसे पहले उसका नक्शा बनवाता है। तो नक्शा का मतलब होता है रूपरेखा। नक्शा का मतलब क्या होता है? रूपरेखा तैयार किया जाता है। जब रूपरेखा तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद आपने परिवार वालों को दिखाया कि ऐसा है, आपने परिवार वालों को दिखाया, पापा हम घर बनवाने जा रहे हैं, क्या ये घर देखो, यहां पर इधर किचन रखना चाह रहे हैं, इधर हम ये करना चाह रहे हैं, ये चीज सही है? तो पापा ने बोला जब सही है तब आपने अपनी घर मालकिन को दिखाया, लोकसभा, तो वहां से भी पास हुआ, मतलब राज्यसभा लोकसभा से भी पास हो गया। तब पापा ने बोला ठीक है बेटा, इतनी ये
अब घर बनवाना शुरू कर दो। पापा ने साइन कर दिया, बाबा ने साइन कर दिया। जब बाबा ने साइन कर दिया तो वह आपका घर बनना निर्णय हो गया और घर बनना शुरू हो गया। और तो वही हाल है मेरे भाई, जब वह विधेयक पर चर्चा हो जाती है, जब उस विधेयक पर चर्चा हुई, चर्चा कहाँ पर होगी? लोकसभा राज्यसभा में होगी। जब लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होगी, वो चला जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास, जब यहाँ पास कर पाएगा मेरे भाई, यह पास कर गया, यह तीर पास कर गया, तब यह तीर आएगा इसके पास, ये जो हमारे हैं राष्ट्रपति साहब। जब राष्ट्रपति साहब साइन कर देंगे तो यह बन जाएगा कानून या एक्ट, जैसे सीएए बन गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर। जितना बता दिया बस यही चीज इसमें लिखी है, क्योंकि लिखा तो मेरा ही हुआ है ना, तो हमें तो पता ही है, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बस इसमें कौन कौन से विधेयक कौन विधेयक किस सभा में शुरू होते हैं, कौन विधेयक किस सभा में शुरू होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, बजट की चर्चा होती है, बजट के बारे में अगर आता है तो वो विधेयक लोकसभा में पारित होगा, या धन विधेयक होगा, वित्त विधेयक हो गया, ये सारे के सारी चीजें कहां पर होंगी? ये लोकसभा में ही पारित होंगी। ये ऐसे बिल जिन पे चर्चा बजट की गई हो, धन विधेयक की, वित्त विधेयक की, तो वैसे वो लोकसभा में पारित होंगे। राज्यसभा में जैसे अखिल भारतीय व्यापार, जैसे बात कर रहे हैं आईपीएस का एक नया पद और बनाना चाहते हैं, सीआईपीएस बनाना चाह देते हैं, तो वो उसकी यहां से वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं से भी अखिल भारतीय सेवाओं की राज्यसभा में पारित किया जा सकता है, या राज्य की सूची में कानून जोड़ना है तो भी किया जा सकता है राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, उपराष्ट्रपति, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। अगर बात करते हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसकी शुरुआत कहां से की जाएगी? तो राज्यसभा से की जाएगी। कहां से मेरे भाई? राज्यसभा से की जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पर। हमने बताया, अबे हट जा, हट जा, आ गया आ गया। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में क्या है? आर्टिकल 108 में क्या है मेरे भाई? आर्टिकल 108 में है संयुक्त अधिवेशन। ये कौन सी बला है भाई? संयुक्त, संयुक्त का मतलब हो गया जो सदन थे उनको एक साथ बुला लेना, इस सदन को संयुक्त अधिवेशन। इसकी अच्छा, ये लिया कहां से गया है? अगर हम लिया गया की बात करते हैं तो इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये कब बुलाया जाता है? ये तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो। दोनों सदनों में विवाद होगा तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो आप याद रखिएगा, अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता हमेशा के हमेशा लिए ये लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ये 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं मेरे भाई? जल्दी से देखिएगा कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन नहीं पास कर रहा है। मैंने सोचा लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अगर नहीं पास हो रहा है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक रोक रहा है, उसने रोक रखा है, तो उसको तुरंत उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने के लिए नहीं तैयार हो, इनकार कर रहा है, तब भी बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन में धन विधेयक महाभियोग संयुक्त अधिवेशन पर नहीं ला जा सकता है। कौन चीज संयुक्त अधिवेशन? इन चीजों पर नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती, चाहे धन विधेयक है, महाभियोग है, इन चीजों में धन विधेयक नहीं बुलाया जा सकता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा चुका है। कब बुलाया गया था? सबसे पहले दहेज प्रथा, दूसरा बैंकिंग 1978 में, तीसरा आतंकवाद, आतंकवाद जिसे बोलते हैं पोटा, आतंकवाद के लिए। अच्छा, इन सभी में प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन हो, कोई भी अधिवेशन अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो एक चीज बताइए, लोकसभा में कितने मेंबर हैं?
है, प्रेजेंट टाइम में 545, ठीक है। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 243, ठीक है। तो बल किसका होगा भाई ज्यादा? लोकसभा का ज्यादा होगा, तो वैसे उसके हक में चला जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर मैंने ये फोटो लगवा दिया है, 545 हैं लोकसभा में, और ये संसद क्या है, बीच में सेंट्रल हॉल है। इसमें जब कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है विदेश से तो उसको बुला के बैठा लिया जाता है। आर्टिकल हमारे में कितने हैं? 395, अकेले लोकसभा में इतने इतने इतने। 109 में क्या है? धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान का मतलब क्या है? धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रारंभ की जाएगी। अगर धन विधेयक है तो उसका बिल मेरे भाई कहां पर लाया जाएगा? तो उसका डायरेक्टली बोल दिया गया है, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। इसे केवल केवल धन विधेयक कहां पर इसका विधेयक पारित किया जाएगा? तो लोकसभा में पारित किया जाएगा, इसे राज्यसभा में नहीं पारित किया जाएगा। तो अब दिख रहा होगा ना? ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा दिया गया, ठीक है, धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य है। अगर बोल दिया कि इसको पारित करना है तो पारित होना है, हो ही जाएगा। ये बाध्य हो ही है, राज्यसभा बाध्य कि आपको मानना ही पड़ेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करेगा, वही बताएगा कौन धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति ही लोकसभा में आता है, अतः राष्ट्रपति पर पुनः निर्वाचन के लिए नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक को पुनः निर्वाचन, पुनः उसे री के लिए नहीं लौटा सकता है कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि धन विधेयक का विशेष प्रावधान कहां पर है? तो आर्टिकल 109 में है, ठीक है। या कहां पर लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। और इसको कौन यह बताएगा कि यह धन विधेयक है या नहीं है? तो मेरे भाई लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 10 की 110 की बात करते हैं। धन विधेयक, अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक को कहते हैं मनी बिल। मनी बिल ये क्या है भाई? संचित निधि पर भारित, जो संचित भारित नहीं है भाई, पारित है। भारित नहीं है, पारित है। पारित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। इसे किसी भी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाले विधेयक आते हैं। सरकार का ऋण भी धन विधेयक में ही आता है। अगर सरकार का ऋण की बात करते हैं तो वो किस में आता है? धन विधेयक में आता है। लेकिन नोट में क्या है, क्या क्या धन विधेयक में नहीं आता है? जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स या धन विधेयक में नहीं आता है। जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स अगर पूछता है यह धन विधेयक में आता है कि नहीं, तो मेरे भाई यह धन विधेयक में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें धन विधेयक की परिभाषा, मनी बिल की परिभाषा किसमें है? अगर विशेष प्रावधान किसमें है? 109 में। अगर परिभाषा किसमें है? तो 110 में है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ना 11 पे। 11 में क्या है? 11 में मेरे भाई विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति है। हस्ताक्षर की बात है, किसकी? पेन की बात है भाई। ये जिंदगी को गंवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर 11 की बात, ये इसलिए जल्दी बढ़ा रहा हूं, ये एक बार रिवीजन करवा चुका हूं आपको। मेनली मुझे समितियां बताना था, वो मैं आपको बता रहा था। और इसको बस जल्दी से समझ लेते हैं कि जब तक ये क्या होता है, कोई भी बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा को क्रॉस करने के बाद जब आ जाता है राष्ट्रपति के पास, जब राष्ट्रपति के पास आता है ना, जब राष्ट्रपति उसके साइन करता है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत साइन करेगा? आर्टिकल 111 के अंतर्गत करेगा। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया लगा सकता है, लेकिन एक प्रकार की खत्म कर दी जा चुकी है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। निलंबकारी, निलंबकारी का मतलब होता है किसी कुछ दिन के लिए उसे रोक दिया जाता है, मतलब वो कुछ दिन के लिए इसे टाल दिया जाएगा। जेबी शक्ति का मतलब है आपका आया बिल उसने जेब में रख लिया, उसका मन नहीं है देने का तो नहीं देगा, ठीक है। इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है। किसके द्वारा? जेबी पर। जेबी पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा। वो पॉकेट, उसमें पॉकेट में डाल लिया, वो जब तक रहेगा तब तक नहीं सुनेगा, ठीक है। ऐसा हुआ भी है। कब हुआ है ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं। डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। यूएसए में रिमार्क में क्या है भाई, जब यूएसए में जब राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो के तहत विधेयक को पूर्ण विचार के लिए कटौती है तो उसे विधेयक को अधिकार बहुमत से पारित करके भेज दिया जाता है। उसे
क्वालिफाइड वीटो कहते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है। अब हम लोग आर्टिकल 12 पर बात करते हैं। आर्टिकल 12 में बजट है। बजट के बारे में मैं पूरी तरीके से चर्चा कर चुका हूं, इसलिए यहां पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को पढ़ना है इसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो बजट की चर्चा अगर बात करते हैं तो कहां पर है बजट? बजट शब्द का हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। मतलब हमारे यहां दिया क्या गया है मेरे भाई? बिल्कुल इसे चमड़ा का थैला या बजट शब्द की चर्चा नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक विवरण की बात की गई है। किसकी? वार्षिक विवरण की बात की गई है मेरे भाई। तो बस इतना ही समझ लो, बजट लोकसभा से पहले प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु वह राष्ट्रपति क्या करता है? वह अधिकार दे रखा है वित्त मंत्री को। वित्त मंत्री आकर के उस पर अपना अभिभाषण देता है। ठीक है, अभी जब राष्ट्रपति दे लेता है उसके बाद अभिभाषण देता है। कौन देता है? वित्त मंत्री देता है। ये वित्त मंत्री को शक्ति दे रखी है किसने? राष्ट्रपति ने। तो ये जल्दी जल्दी हमें बताना है बस। ठीक है, आपको इसमें कितने बजट की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 112 में। ठीक है, आर्टिकल 112 में वार्षिक विवरण बताया गया है, बजट का नहीं है, चमड़ा का थैला कहा गया है। ठीक है, अच्छा, अगर बजट लोकसभा से पहले प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति, किंतु राष्ट्रपति ने क्या किया है? वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री को प्रस्तुत करने का अधिकार दे रखा है। बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 साल का विवरण होता है बजट का मतलब। ठीक है, 113 में है प्राक्कलन। बजट में किए गए घोषणाओं पर कितना खर्चा आएगा, इसका खर्चा की प्राक्कलन करना। मतलब प्राक्कलन समिति का मतलब आकलन समिति है। यह किसमें दिया गया है? किस पे कितना खर्चा आएगा, इस चीज को मैं आपको प्राक्कलन में, आकलन समिति में बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद 14 में क्या है? 14 में है विनियोग विधेयक। ये सारे आर्टिकल में पिछली क्लास में बता चुका हूं भाई। मेन समितियां रह गई थी, उसके लिए मैंने इसको समझाना पड़ रहा है। बस 3-4 मिनट लूंगा और डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट, जब विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए तब तक क्या हो जाता है? जब तक विनियोग विधेयक ना पारित हो जाए तब तक धन नहीं निकाला जा सकता है। अगर ये बताओ, विनियोग विधेयक मान लिया सरकार बनने के बाद 6 महीने, साल भर ना पारित हो तो क्या नहीं निकाला जाएगा? भाई निकाला जाएगा, लेकिन कैसे? अगर हम बात करते हैं कैसे निकाला जाएगा, तो लो निकालो, लो निकालो। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 115 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 115 में क्या है? अतिरिक्त या अनुरूपक अनुदान। विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन क्या हुआ? अभी तक गिट्टी थी 10 रुपए में, उसके बाद हो गई 15 रुपए में। तो 10 किलोमीटर की सड़क पास थी, वो नहीं बन पाई, तो खर्चा कम पड़ गया। तो आर्टिकल 115 के अंतर्गत आएगा, वो संसद में विधेयक पारित किया जाएगा, उसे अनुरूप अनुरूपक अनुदान दिया जाएगा। इसे 10 करोड़ और दिया जाए, जिससे इसकी सड़क का कार्य पूरा हो सके। ठीक है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? अनुदान। ये चीजें मैंने बहुत विधिवत तरीके से बता चुका हूं आपको पिछली क्लास में, इसलिए यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। बजट की कटौती, ये कटौती सटौती सारी चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। लेखा अनुदान ये भी हो चुका है। 117 में क्या है मेरे भाई? 117 के ए में है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति केवल लोकसभा प्रारंभ करती है। और अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति किसी भी सदन से प्रारंभ। ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पढ़ लेना। कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई जरूरत नहीं है। 122 भी जरूरी नहीं है, 123 जरूरी है। 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है तो कोई भी आपातकालीन या कानून की जरूरत नहीं है, तो मंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना सकता है, उसे लागू कर सकता है 6 मंथ तक। अगर 6 मंथ के अंदर मान लिया तब तक आ गई, कौन? सदन में आ गए, लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए, तो क्या होगा भाई? 42 दिन के टाइम के अंदर उसे कानून बना के पारित करना होगा। अगर पारित हो गया तो वो कानून बन गया, अगर उसे हटाना होगा तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 123 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? अब पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पर पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। दोनों अध्यादेशों में 113 ये सब हो चुका भाई। सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट सुप्रीम, उसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कितना अच्छा सा है। आप ही बताओ, आप जब किसी भी सब्जेक्ट, एक स्पेशल चीज है सुप्रीम कोर्ट, आप इसके बारे में जब पढ़ना चाहते हो, किसके बारे में भाई? सुप्रीम कोर्ट। वाह 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 वाह। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, कहां से आया, क्यों लिया गया, इन चीजों पर चर्चा करो। आप अपने माइंड के अंदर बताइए क्वेश्चन कितने हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपके क्वेश्चन कितने? सबसे पहले क्वेश्चन कि सर ये कब गठन हुआ, ठीक है, क्यों गठन किया गया, दूसरा क्वेश्चन, सर सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, तीसरा क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन लेते हैं। गठन, ठीक है, दूसरा कितने जज, नहीं गठन के बाद हो गई, हाँ, अब हम बात करते हैं कितने जज, कितने जज, ठीक है, जजों की योग्यता, शर्तें, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और कौन कौन से भाई? कार्यकाल, ये सारे क्वेश्चन हैं। और जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहे हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, नियुक्ति हो गई। शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, इतने क्वेश्चन मान लिया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो पहले हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था था। अच्छा, संघ की संघीय कोर्ट भी होने चाहिए। सुप्रीम ऐसा कोर्ट होना चाहिए जो सुप्रीम होना चाहिए, जो सबका, हमारे यहाँ व्यवस्था कैसी है, एकांकी, कैसी है, एकांकी, एक ही कोर्ट है जो सबको मैनेज करता है। कौन है वो? सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं, गठन की बात करते हैं। तो गठन कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ 1950 में, ठीक है। कितने जज? जब इसका गठन किया गया तब इसमें जजों की संख्या था 7 + 1 = 8 जज थे। मतलब 7 अन्य जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7 जज, ठीक है। योग्यता क्या होता है? योग्यता प्रथम तो भारत का नागरिक हो, ठीक है। एक चीज और जानते हैं, चलो, अब कितने जज हैं? अब कितने जज हैं? 33 + 1 = 34, ठीक है। और जजों की योग्यता, योग्यता की चर्चा करोगे तो योग्यता सबसे पहले भाई भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी। भारत का नागरिक हो, इसको मैं नहीं लिखूंगा। 5 वर्ष, भाई कितने? 5 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो। कौन रहो? जज रहा हो, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल वकील होना चाहिए। कितने साल? 10 वर्ष वकालत करना होना चाहिए, वकालत कर चुका हो, ठीक है, वकील होना चाहिए। और क्या सर? राष्ट्रपति, किसके? राष्ट्रपति के नजर में, मतलब प्रेसिडेंट के नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हो गई। और सर ये तो हो गया क्या? योग्यता हो गए हैं। अब यो पागल दिवालिया ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, भाई ये तो ऑटोमेटिक का उसे कानून उसके हाथ में दे दोगे ना, उसे जज बनने दोगे? तो ये सारी चीजें तो आप अंडरस्टूड हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक हो, ठीक है। 65 वर्ष का होगा मेरे भाई, कितने वर्ष का? 65 वर्ष का होगा तो उसे रिटायर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है सर। सर इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सर इसे शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति। ये इतनी चीजें तो आपकी कॉमन सी हैं।
हैं, इतनी चीजें तो आपकी कॉमन सी हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग चाहते हो यहां पर जो नहीं है? अब इसके बाद हम लोग बताएंगे किस आर्टिकल में क्या है। इतनी चीजें, ये कब कैसे चुना जाता है, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। एक सेकेंड। और कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया? जिस समय गठन हुआ था उस समय चीफ जस्टिस कौन था? हरिलाल कानिया। कौन? हरिलाल कानिया। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। आर्टिकल 1 से 24 तक ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें मेरे भाई बैक करते हैं। आर्टिकल 24 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, ये कहां से लिया गया है? ये 1935 एक्ट से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा कहां से ली गई है? 1935 के एक्ट से लिया गया है। अब प्रेजेंट टाइम में इसमें कितने जज हैं? तो 33 + 1 34 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता मैंने आप सभी को बता दिया। 5 साल हाईकोर्ट का जज रहा हो, 10 साल वकालत किया हो, साथ ही राष्ट्रपति के नजर में अच्छा कानून का जानकार हो। तो ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कैसे नियुक्त होती। तो एक वर्ड आता है जो है कोलोजियम। ये कोलोजियम क्या होता है मेरे भाई? ये कोलोजियम होता क्या है? कोलोजियम होता है 5 सीनियर वरिष्ठ जजों का एक ग्रुप होता है, एक समिति होती है जो क्या होती है, जो चुनती है मेरे भाई। कोलोजियम की वजह से इसकी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कोलोजियम से सलाह लेता है। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति कोलोजियम से सलाह लेता है, ये बताओ अब किसके हाथ में बागडोर दिया जाए। तब ये कोलोजियम, जिसमें ये 5 जज बैठे हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पांचों जज जो बैठे हैं इनसे सलाह लेता है। कौन लेता है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति लेता है। तब राष्ट्रपति सलाह लेने के बाद इनको क्या बना देता है? राष्ट्रपति की कुर्सी, प्रेसिडेंट, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। तो समझ में आ गया कोलोजियम क्या है? कोलोजियम 5 सीनियर जजों का एक ग्रुप है या समिति है जो किस चीज के लिए बनती है? यह बनती है मेरे भाई किस चीज के लिए? सीजीआई की नियुक्ति करने के लिए, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको हटाया कैसे जा सकता था। इस पे महाभियोग की तरीके से ही एक लाई जाती है प्रक्रिया, जो अब तक किसी को भी महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। एक बार लग तो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे राधा स्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था, लेकिन किंतु वह पारित नहीं हो पाया था। मैंने बताया कार्यकाल इसका कितना होता है? 65 वर्ष होता है। यह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये सारी की सारी चीजें किसमें हम लोग पढ़ते हैं? आर्टिकल 124 में पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे उसका कार्यकाल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता हो, कितने जज होते हैं, कैसे चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। कोलोजियम शब्द की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में है। 125 में क्या है? अब जज आ गए,
गठन हो गया सुप्रीम कोर्ट की और 34 जज भी आ गए। ठीक है, जज जब आ गए मेरे भाई, तो एक जज का वेतन के बारे में किसमें बताया गया है, तो आर्टिकल 125 में वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन जब संचित निधि से दिया जाएगा, इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। यह इनका वेतन कहां से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। वेतन कितना होता है, 2,80,000 मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। अन्य जो होते हैं मेरे भाई, उनका कितना होता है, 2.5 लाख रुपए होता है। ठीक है, मुख्य जो न्यायाधीश होगा उसका 2,80,000, जो अन्य होंगे उनका 2.5 लाख होगा। ठीक है, अब तो ये हो गया साहब। अगर एक चीज बताइए मेरे को, एक चीज बताइए, अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चला गया घूमने टहलने, या वो छुट्टी पर हो गया, तो उसकी कुर्सी पर कौन बैठेगा, तो मेरे भाई उनकी कुर्सी पर वो बैठेगा जो इन 33 जजों में सबसे वरिष्ठ है, जो अच्छा जानकार है, उसे अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, जिस दिन वो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, उस दिन से उसको वेतन भत्ता पैसा वो सारा किसका मिलने लगेगा, मुख्य न्यायाधीश का मिलेगा। ऐसा नहीं है उसे 2,80,000 50,000 ही नहीं मिलेगा, उसे 2,80,000 मिलने लगेगा। और जो सुविधाएं मुख्य न्यायाधीश को मिलती हैं वो सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, वेतन भत्ते तथा शक्ति मुख्य न्यायाधीश के बराबर, क्योंकि वह अस्थायी रहता है। बस अस्थायी जिस दिन हट गया उस दिन उसका मुख्य जिस पे आ जाएगा उसका मिलने लगेगा। ठीक है, उसे 2,50,000 मिलने लगेंगे। तो याद रखिएगा, अगर मान लिया ना, अगर मान लिया यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रपति का कार्यवाही राष्ट्रपति बन गया, तो इसको कार्यवाही राष्ट्रपति का इसको वेतन भत्ता सुरक्षा सारी चीजें मिलने लगेंगी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है साहब, अगर मान लिया साहब इन 33 प्लस 34 जजों में कमी हो गई, इन 33 में बचे 25 ही, तो 25 बचे, तो इनकी भरपाई कहां से किया जाएगा, तो उसके लिए भी बना रखा है एडीएचओसी। एडीएचओसी, ये एडीएचओसी क्या होता है, ये हाई कोर्ट में इन्हें तथर्व न्यायाधीश कहते हैं। ये हमारे इंडिया में जो 25 हाई कोर्ट हैं सभी में होते हैं, एडी वहां से लिए जाते हैं जो एडीएचओसी होते हैं। अगर नहीं मौजूद है, मान लिया मैंने बोला ठीक है भाई तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अगर बाबा को जरूरत पड़ेगी हम अपने बच्चे को भेज देंगे, अगर बच्चे नहीं है तो क्या बाबा को जरूरत पड़ेगी, क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो उसी प्रकार से मेरे भाई इसका अर्थ यह होता है कि इस उद्देश्य के लिए तथर्व न्यायाधीश को बुलाया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमी होती है तब कौन से जज, तो एडीएचओसी को बुलाया जाता है। अगर मान लिया एडीएचओसी कौन से होते हैं, तो मैंने बोला ये कब लाए जाएंगे, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति से बोलेगा, राष्ट्रपति साहब जजों की कमी है, आपको हाई कोर्ट से जजों के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह लेकर के एडीएचओसी को नियुक्त करो। और इनकी शक्तियां किसके, जैसे एडीएचओसी सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट के वकील थे, जज थे, जो हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने हाई कोर्ट ने बोला कि हमारे यहाँ से ये अच्छा जज है और इसको मैं प्रमोट करके आपके यहाँ तब तक के लिए भेजे दे रहा हूं जब तक के लिए आपके यहाँ कमी है, अगर आपके यहाँ पुनः वापस आ जाते हैं तो हमारे जज हमें वापस दे देना। ठीक है, अच्छा जब तक वो सुप्रीम कोर्ट पर चले जाएंगे तो उनको सैलरी वाली कहाँ की मिलने लगेगी, सुरक्षा सैलरी और सब कुछ, डाक बंगला सब, बंगला उंगला सब कहाँ का मिलेगा, तो उनको सब कुछ मिलेगा मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, मान लिया मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट देने के लिए नहीं तैयार है, उसके पास नहीं स्टाफ है देने के लिए, तो क्या होगा, तो आर्टिकल 128 के तहत जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, मतलब उन्होंने रिटायर्ड हो चुके हैं, तो रिटायर्ड जजों को बुलाया जाएगा। रिटायर्ड जज काम करेंगे तब तक, जब कमी है एडीएचओ से मिल नहीं पा रहे हैं तो सेवानिवृत्त जज को लाया जाता है, वो लोग काम को करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख नजीर का कार्य करती है, मतलब अगर अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अन्य मुकदमे में उदाहरण के रूप में लाया जा सकता है। अन्य मुकदमे में जैसे पहले बोला गया, क्या बोला गया भाई, केस आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उसके बाद जब केशवानंद बनाम भारत सरकार आया उसमें माना गया कि
जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, उसके बाद अन्य भी आएंगे तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल कहा जा सकता है ये दे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल अगर जो भी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब चट्ठा मारने के कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, आपने चट्ठा मार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस क्षेत्र में ये लफड़ा हो रहे हैं, इस चीज की ये सजा माफ है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जैसे कोर्ट में जाएगा तो वो मामला दिखा दिया जाएगा, ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है, इस चीज के लिए ये चीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 130 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में तो मेन ब्रांच रहेगी ही, अगर जरूरत पड़ेगी किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में तो राष्ट्रपति से सलाह ले, राष्ट्रपति क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति किसी भी खंडपीठ में किसी भी अन्य शहर में खोला जा सकता है। मान लिया जरूरत पड़ गई उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ गई तो यहां पर भी ब्रांच खोली जा सकती है। किसकी सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश बोलेगा, राष्ट्रपति से सलाह लेगा, राष्ट्रपति से कहेगा साहब लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट खोलने की आवश्यकता है, तो बोलेगा ठीक है वहां पर भी एक ब्रांच कर दिया जाए। अगर ब्रांच हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिल्ली में ही बैठे, वह लखनऊ में भी बैठ सकता है। इस चीज को याद रखें, माइंड में भर लें, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 131 में क्या है, आर्टिकल 131 में भाई स्पीड कम नहीं है, 2x पर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिक, इसके अंतर्गत वैसे मामलों को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। अन्य 3 प्रकार के मुकदमे हैं जो और कोई कोर्ट नहीं सुलझा सकती है। जैसे मैंने आर्टिकल 71 में बताया था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद है तो उसको कौन सुलझाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगी। केंद्र राज्य का विवाद है तो कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। राज्य या राज्य का विवाद है तो कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। एक और केंद्र और एक और साथ कुछ अन्य राज्य, सह राज्य जो हैं, दूसरी और कुछ अन्य राज्य हैं, तो ये मामला कौन, सुप्रीम कोर्ट समझाएगी। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में, किंतु इसे मूल आधिकारिक रूप से शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 71 में की जा चुकी है। मैं अभी आपको बता दिया। ठीक है, अनुच्छेद 132 में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है कि यह मामला तुम्हारे हक का नहीं है, ये मुझे मेरे पास भेज दो या तुम नहीं सुलझा पाओगे। ठीक है, आर्टिकल 137 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है कि अगर न्यायालय ने कोई ऐसा अभिभाषण दे दिया है, ऐसा भी कोई वचन दे दिया है तो उसको चेंज कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चंपारण दोसाई राजन मामला में 1960 में बेरूमाला में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, उसके बाद मैंने बताया कब माना है, तो केशवानंद बनाम केरल राज्य में अपना ही बयान सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया और बोल दिया कि जो प्रस्तावना है वो किसका अंग है, वो संविधान का अंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। आर्टिकल 139 में क्या है, मूल अधिकार के अलावे किसी भी अन्य मामलों में रिट निकालने, मूल अधिकार को छोड़ करके अगर मूल अधिकार की रिट सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है तो आर्टिकल 32 के तहत पेश करोगे, उसके छोड़ करके अन्य किसी भी रिट में करोगे तो 139 आर्टिकल 139 का प्रयोग करके करोगे। ठीक है, सरकारी मास्टर परमादेश रिट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है, लेकिन कोई भी रेल विभाग या रेलवे किसी भी कर्मचारी पर परमादेश रिट जारी करना हो तो आर्टिकल 139 के अंतर्गत करेगा। किसके अंतर्गत, 139 के अंतर्गत करेगा। कौन, अगर रेलवे अपने कर्मचारी के लिए करेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, वो तो रेलवे का आदमी हो गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय में आधिकारिक तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो लागू होगा। ठीक है, और लागू तो राष्ट्रपति करेगा ना। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात को नहीं मानता है तो उसे अवमानना तथा समझकर न्यायालय दंडित कर सकता है।
ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज सुनाया उस फैसले पर आप राजी नहीं हो, अगर आप इसके विरुद्ध में जा रहे हो, तो न्यायालय क्या करेगा, आपको अवमानित कर करके आपको आपके ऊपर, ठीक है, दंडित आपको कर सकता है। आर्टिकल 143 में क्या है, बस ये आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल आपको कौन कौन से याद रखने हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले याद रखना है आर्टिकल 24 में, 124 में ही सब कुछ है भाई। 25 याद कर लो, वेतन भत्ता। 26 126 याद कर लो, कार्यकारी वाला, ठीक है। 127 एडिशनल याद कर लो, 128 याद कर लो, उसके बाद तुम डायरेक्टली 139 याद कर लो, ठीक है। 139 क्यों याद करना है, क्योंकि जो अपनी आपकी मूल अधिकार की रीटें जो हैं वो आर्टिकल 32 के तहत है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, सरकार रेलवे के कोई कर्मचारी है, वो परमादेश रीट जारी करना हो तो आर्टिकल 139 के अंतर्गत करेगा, इसलिए आपको 139 याद रखना है, ठीक है। क्योंकि 139 के अंतर्गत मैंने बोला है, मूल अधिकार के अलावा जो भी रीट जारी की जाएगी आर्टिकल 139 के अंतर्गत की जाएगी। उसके बाद हमें याद रखना है 143, ठीक है। 143 में क्या है, 143 में क्या है, अच्छा कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय, सभी आधिकारिक तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य या किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो याद रखें 141 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी मुद्दे पर सलाह देने से बाध्य नहीं है। इस चीज को याद रखें मेरे भाई, ठीक है। 1993 में क्या हुआ था, 1993 में मेरे भाई राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर जो थे, शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद पर राम जन्मभूमि मामले पर सलाह मांगा, किंतु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया था, अर्थात सलाह देने से मना कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतिम व्याख्या कौन करता है, संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो सलाह अगर ये आता है किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श मांग सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी की पदोन्नति, निलंबन तथा स्थानांतरण स्वयं ही कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, उसके लिए कोई अलग नहीं है। एक निष्पक्ष तथा स्वायत्त संस्था है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, या अपनी निष्पक्ष बनाए रखने के लिए या सभी नियुक्तियों पर स्वयं एसएससी के द्वारा नहीं अपनी भर्ती करवाता है। ये किसी संस्था के लिए नहीं, स्वयं अपनी भर्ती सारी करवाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी तथा जजों का वेतन कंकसंचित निधि से दिया जाता है, जिसमें संसद कटौती नहीं कर सकती है। अब लोग हम बात करेंगे नेक्स्ट पर, कैग। कैग मेरे भाई क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन होता है मेरे भाई, कैग की चर्चा अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 148 से मेरे भाई आर्टिकल 151 तक है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कैग की, तो कैग के जो महालेखा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोला जाता है मेरे भाई, तो इसके पद की चर्चा आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 148 में है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो मेरे भाई राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका कार्यकाल क्या होता है, 65 वर्ष का हो जाए या फिर 6 वर्ष, ठीक है। मान लिया वो जो 63 साल का था तब उसको पद मिला, तो 3 ही साल तो रह पाएगा, क्योंकि 65 पार हो जाएगा तब तो 3 ही साल। ये 6 वर्ष कार्यकाल नहीं, मान के रखो 65 वर्ष है, ठीक है। 65 वर्ष तक, उससे पहले मान लिया वो 56 में बना तो 56 से 62 में वो रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से नियुक्त किया जा सकता है। अपने पद पर रहता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न नहीं होता है, बल्कि इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। कैग अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदन कैग नहीं हो सकता। मंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदन कैग नहीं बन सकता, ठीक है।
तो मेरे भाई आपको पता होगा 48 में क्या क्या मैंने बताया। सबसे पहले कैग के पद की चर्चा है। किसकी? कैग के पद की चर्चा है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी सलाह पर करता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, 65 साल या फिर 6 माह 6 वर्ष। ठीक है, इसको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। कैग को जो होता है इसकी त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और यह मंत्री परिषद या मंत्री कोई भी इसका सदस्य मंत्री का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 149 में, आर्टिकल 149 में, आर्टिकल 149 में कैग की शक्तियों की चर्चा है। किसकी मेरे भाई? कैग की शक्तियों की चर्चा है। कैग भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। मैंने बोला था ये कौन होता है, लेखा विभाग का प्रधान होता है, अर्थात केंद्र एवं राज्य के द्वारा किसी भी खर्चे की जांच कर सकता है। कौन करता है? चाहे वो केंद्र की बात करें या चाहे वो राज्य की बात करें, अगर बेफजूल खर्चा होगा तो ये जांच कर सकता है। कौन कर सकता है? कैग। कैग की रिपोर्ट की जांच कौन कर सकता है बताओ? लोक लेखा समिति। कैग की भी रिपोर्ट की जांच कौन कर सकता है? लोक लेखा समिति। आर्टिकल 150 में केंद्र कैग केंद्र तथा राज्य दोनों का लेखाओं का जांच मांग सकता है। भाई इस बार तुमने 50,000 करोड़ रुपए लिए हो किसी राज्य से, उत्तर प्रदेश ने, तो ये बताओ आपने कहां कहां खर्च किया, तो ये लेखा जोखा कौन मांग सकता है? कैग मांग सकता है। ठीक है, 151 में क्या है? कैग केंद्र तथा राज्य की जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है मेरे भाई। राष्ट्रपति को यह बताता है कि इतना इस काम के लिए इतना 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 इतना, ये पूरी जांच करके कौन देता है? तो कैग देता है। किसको? राष्ट्रपति को देता है। कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांच करती है। अभी मैंने बताया जो कैग की रिपोर्ट कौन जांच करेगा, तो लोक लेखा समिति की जांच करेगी। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये बताना है आप सभी को कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। लोक लेखा समिति का इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष बताना आपको कमेंट में, अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, अध्यक्ष आपको कमेंट में बताना है। मैंने आपसे वादा किया था इस क्लास में कहां से, आर्टिकल 100 से 151 तक बहुत अच्छी तरीके से जितने भी आर्टिकल्स में पढ़ा चुका हूं उसको रिवीजन की तरीके से बताएं, और जितनी चीजें मैंने न्यू पढ़ाई है वो बहुत ही डीप, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला है। ठीक है, इतना बहुत ही सफिशियंट है मेरे भाई। जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब मतलब शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिया करो यार। शुरुआत में ये भी तो, जब मैं आपके लिए प्रयत्न हूं यार, आप भी इतना काम कर सकते हो, आप कर सकते हो बिल्कुल। और आप थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, कमेंट करके भी बताना होता है आपको कैसी लगी क्लास, अच्छा था, कैसा कंटेंट था। भाई बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गुड नाइट, बाय बाय।